और वो सारी हो गई थी। लिखिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हम वर्क डन की बात करें, स्मॉल वर्क डन, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में। और अगर आप कहते हो कि वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, तो लिमिट लगा दो। जब V1 था तब तक वर्क डन हुआ नहीं था, V2 हुआ तो वर्क डन हो गया PdV। ओके, अब देखो आइसोथर्मल करते हैं तो PV = nRT करके हम रख देते हैं इक्वेशन, और हमारा लॉग लुगाई वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ जाता है 2.303 लॉग वो सब वाला। अब यहां पर P की वैल्यू आपको रखनी है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा P हो जाएगा के V की पावर गामा, ये वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना आपको। और एक जगह और है क्रक, वो भी बता देता हूं, के V की पावर माइनस गामा dV के इंटीग्रेशन में होता है V गामा +1 गामा +1 V2 और V1 इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है, अब क्या करोगे, ये आ गया आपके पास के 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा V1 माइनस गामा V2 V1। अब ये हो गया आपके पास वर्क डन के 1 माइनस गामा, अपर लिमिट लगाओ V2 की पावर 1 माइनस गामा, लोअर लिमिट V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, के को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस गामा के V2 1 माइनस गामा के V1 1 माइनस गामा। अब देखिए के की वैल्यू क्या रखनी है। अगर पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तो उसकी पावर गामा कांस्टेंट। बाद में हो गया प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 की पावर गामा कांस्टेंट। यानी कि जो V2 वाले के साथ में के लिखा है उसकी वैल्यू आएगी ये, और जो V1 वाले के साथ के लिखा है उसकी वैल्यू आएगी ये। ठीक है, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू के, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो इस के की जगह में ये वाला के नहीं लिखूंगा, मैं ये वाला के लिखूंगा, और इसकी जगह ये वाला लिखूंगा। तो W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, और इसकी जगह लिखूंगा ये P2 V2 की पावर गामा इंटू, क्योंकि कांस्टेंट अलग अलग है ना, तो ये अलग कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट, और इसी से आंसर निकलेगा। ये होता है क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं तिकड़ा लगाना। ठीक है, तो P2 V2 की पावर गामा के की जगह, और V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस, और इस वाले के की वैल्यू है ये P1 V1 की पावर गामा, और यहां पर है V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, तो W हो गया आपके पास 1/1 माइनस गामा। पावर्स को ऐड करने के लिए तो ये हो जाएगा आपके पास P2 V2 की पावर गामा प्लस माइनस, तो ये 1 हो गया माइनस P1 V1। हाँ, अगर के की वैल्यू डिफरेंट थी तो हमने आकर कॉमन कैसे ली? कहां पर? नहीं, डिफरेंट नहीं थी, के की वैल्यू सेम है, बट ये कैलकुलेशन इसी से हो पाएगी। मतलब कन्वीनियंस। हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिए इसको। ये हो गया आपके पास वर्क डन। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना, और एक यहां पे प्रेशर की वैल्यू रखनी, बाकी तो डेरिवेशन में कुछ नहीं। और डेरिवेशन एग्जाम में कैसे लिखनी है वो नोट से पता लगेगा, लैंग्वेज वाइज, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लिख करके आ गए। अब देखिए कई बार प्रेशर वॉल्यूम देगा ही नहीं, अब नहीं देगा तो आप लिख सकते हैं P2 V2 इज इक्वल टू nRT2 और P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। तो ये वैल्यू इस पर रख दीजिए। अब जब ये वैल्यू रख देंगे तो एक फॉर्मूला इसका और आ जाएगा, और जनरली हम वही काम में लेते हैं। मैंने कहा था ना एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है।
तो वर्क डन हो गया 1 माइनस गामा, P2 V2 की जगह रख दोगे nRT2, इसकी जगह nRT1, तो W हो जाएगा nR 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, या फिर nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। देख लेना किस तरह से फॉर्मूला है, ये 1 माइनस गामा माइनस कॉमन ले लोगे तो वहां पे चेंज हो जाएगा बस। वन पहले है तो वन बाद में आएगा, वन बाद में है तो वन पहले आएगा, ऐसे याद करा था मैंने अपने टाइम पे, कुछ तो टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है ना यार। चलिए ये तो आपके पास वर्क डन। हेडिंग डालिए इंडिकेटर डायग्राम्स। इंडिकेटर डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स में पीवी कर्व्स जो होते हैं, पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इनमें से किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में जो कर्व खींचे जाते हैं वो इंडिकेटर डायग्राम्स कहलाते हैं, इंडिकेटर कर्व्स कहलाते हैं। तो हर तरह के प्रोसेस के लिए खींचेंगे। पहला लिखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको पता ही है PV इज इक्वल टू nRT होता है, जब ये सब कांस्टेंट होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो कर्व आपके पास आता है ये प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है। और सुनिए, अगर आप कहते हैं ये कर्व ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, दोनों में क्या फर्क है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंशन है, और ये क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन है। लिख लीजिए। अब आइए, अगर मैं यहां पर वर्क डन की बातें करता हूं कर्व के बेस पर, मुझे पता है कर्व का कोई भी क्वेश्चन आता है दो बातें ध्यान में रखते हो, एक उसका स्लोप, एक उसका एरिया। मैं इसके स्लोप की बात करता हूं कि स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। P अपॉन V क्या बनाता है मुझे अभी तक नहीं पता लगा, बट मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो P इंटू वी वर्क बनाता है, यानी कि इस कर्व का एरिया जो है वो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर मैं इसमें छोटा सा, ये तो दिखाने के लिए करते हैं हम लोग, छोटा सा सेगमेंट ले लूं और ये बात करूं कि यहां से यहां जाने के लिए, यानी कि dV वॉल्यूम के लिए प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो वर्क डन होगा P dV। अगर ऐसे छोटे छोटे सबको करके एक्सपेंड कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू P dV। और ये P dV क्या बताता है, V1 से V2 अगर आप बात कर रहे हैं 0 से W, तो इस पूरे की वैल्यू बताता है एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व एक्सपेंशन है, ठीक है, तो इस वर्क को आना है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि dV में V2 माइनस V1 करोगे, डेल्टा V कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये वर्क डन आता है पॉजिटिव एक्सपेंशन का। लेकिन इसका जब आप उल्टा करोगे, इधर आइए, यहां पे वही सेगमेंट ले लो, V1 से V2 और ये सब करोगे तो वर्क डन निकलेगा P dV, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे और इसको आप बोलोगे एरिया अंडर द कर्व, और ये आएगा वर्क डन और ये आएगा आपके पास नेगेटिव। तो कंप्रेशन के केस में वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव, और एक्सपेंशन के केस में पॉजिटिव। यानी कि ये पूरा जब आप एरिया निकालोगे ये वर्क डन के बराबर आएगा। लिख लीजिए इसको। कंप्रेशन है इसलिए डेल्टा V नेगेटिव आएगा। और इस पे बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, एरिया अंडर द कर्व। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसके लिए आप पीवी कर्व खींच करके बताइए। चलिए
एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों का। क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे मैंने आइसोथर्मल के लिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन का कर्व खींचा, पीवी कर्व, अब आपको आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पीवी कर्व खींचना है एक्सपेंशन और कंप्रेशन का। चलिए आइए दिमाग से सोचिए, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आप कह रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो ये तो क्या कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तो कर्व गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इसमें ऊपर बढ़ेगा, प्रेशर इसमें नीचे करेगा। इसमें कर्व आएगा ऐसा, प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है। अब फर्क सिर्फ इतना है, इस केस में इधर से इधर जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां पे वॉल्यूम, यहां देखिए वॉल्यूम, इधर से इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यह है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अगर मुझे कंप्रेशन खींचना है, वॉल्यूम कम हो रहा है, खत्म। एरो हाँ, तो क्या आइसोबैरिक में तो आइसोबैरिक है, वो तो एक्सपेंशन कंप्रेशन रहा है। एक्सपेंशन आप आइसोथर्मली कराना चाहते हैं, आइसोबैरिक कराना चाहते हैं, आपकी इच्छा। अगर आपके पास और दिमाग चलाओ तो आप मुझे इस कर्व को पीटी कर्व में चेंज करके बता सकते हैं। इस कर्व को चेंज करो पीटी कर्व में, यानी कि आइसोबैरिक एक्सपेंशन करना है इस बार, लेकिन कर्व कौन सा बनेगा? पीटी। ट्राई कीजिए, कर लेगा अर्नव? पीटी कर्व आइसोबैरिक एक्सपेंशन, एग्जैक्टली ऐसा खींचेगा, सही बोल रही है। वजह दस समझिए, पीटी कर्व खींचना है आपको, प्रेशर तो कांस्टेंट है, और पी और टी कर्व भी ऐसा ही खींचेगा। अब फर्क सिर्फ इतना है कि एरो किधर लगाऊं। ऐसे लगाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सोचो पीटी कर्व में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ने का कर्व है, यानी कि ये एक्सपेंशन का ही कर्व है। सिर्फ वॉल्यूम नहीं देकर के टेम्परेचर बढ़ा रहा है, और मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये आपका आइसोबैरिक एक्सपेंशन है पीटी कर्व में, और इसमें टेम्परेचर अगर मैं कम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक कंप्रेशन इन पीटी कर्व। बस आइसोकोरिक कर्व खींचिए, पीवी कर्व, आइसोकोरिक पीवी कर्व। वर्क का वही फॉर्मूला है, पी डेल्टा वी, सब में वही लगे, सब वही है, मतलब सब प्रोसेस में अलग से नहीं यही कर्व है, यही फॉर्मूला है कर्व के लिए, यही फॉर्मूला है, और ये आइसोबैरिक में ही लगता है। आइसोथर्मल में तो 2.303 एनआरटी वाला लगता है। थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी है ना? आइसोकोरिक कर्व, पीवी कर्व। अब इसमें एक्सपेंशन नहीं बोल सकता, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कर्व ना मैं ऐसे जाने दूंगा ना मैं ऐसे जाने दूंगा, सिंपल बनेगा ऐसा। अब आप मुझे बताइए इस कर्व और इस कर्व में क्या डिफरेंस है? दोनों आइसोकोरिक कर्व है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अब ऐसा इसका एयर ऊपर है, इसका नीचे। टेम्परेचर, सीधी सी बात है, पीवी इक्वल टू एनआरटी करो, ये कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसमें प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। बस ऐसा एनालाइज करना तो आना चाहिए ना। लिखिए इसको, और अब कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये कर्व आपको दे रखा है, इस कर्व को चेंज कीजिए पीटी कर्व में।
और कर सको तो वीटी कर्व में भी चेंज कर देना, ट्राई कीजिए। पहले तो समझिए कर्व क्या है, आइसोथर्मल है, यानी कि टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कर्व तो ऐसे ही बनना है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें प्रेशर कम हो रहा है, तो इसमें प्रेशर कम कराओगे तो एरो किधर लगाओगे, ऐसा। अब इसको आइए वीटी कर्व में, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कर्व तो ऐसा ही खींचना है, लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरो ऊपर आ जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे। इसको चेंज कीजिए पीवी कर्व में। चलिए आइए ए से बी देखते हैं, ठीक है, या बी से सी देख लो। देखो बी से सी देख लेते हैं, पीवी कर्व है, बी से सी प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आइसोबैरिक कर्व है। अगर आप इसमें देखें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मुझे प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रेशर कांस्टेंट करके मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो बी कहां लिखूंगा, यहां, और सी यहां। इसने क्या, इसने गलत बना रखा है गंजे ने। चलो देखते हैं, बी से सी प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए यहां पे ये हो गया। चलो देखते हैं अभी। अब बात करते हैं ए टू बी। अब ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका कर्व ऐसा घूमता है, ठीक है, बट आइसोथर्मल में भी यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि मुझे टेम्परेचर को, प्रेशर भी बढ़ाना है और वॉल्यूम भी बढ़ाना है, और कर्व इनका खींचता है ऐसा। हो गया गुड़ गोबर। प्रेशर कैसे, नहीं प्रेशर बढ़ा करके वॉल्यूम कम करना है, सॉरी हाँ मैं करें, इसे कैसे हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाना है वॉल्यूम कम करना है, तो बी पर प्रेशर मैक्सिमम है ना, तो ये प्रेशर मैक्सिमम है, कर्व नीचे आएगा, ठीक है। तो मुझे प्रेशर बढ़ाना है, तो प्रेशर बढ़ा हुआ है, और ये कर्व आ जाएगा मेरे पास ऐसा, और मुझे ए से बी प्रेशर बढ़ाना है, तो ये हो गया मेरे पास ए, कैसे, हाँ ये सही, ये गलत बना रखा है, इसने एबीसीडी का गलत लिख दिया। तो ए से बी प्रेशर बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है। अब सी से ए, अब सी से ए का जो कर्व है, या ए से सी से ए का कर्व है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में, ये P इज प्रोपोर्शनल टू T का कर्व है, देखो, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू T है, तो यानी कि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि कैसा कर्व हो गया, आइसोचोरिक। अब आइसोकोरिक में मेरे को वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, ए से सी, तो ए से सी मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब ए से सी मान लो, या सी से ए मान लो, सी से ए मानोगे तो मुझे प्रेशर क्या करना है, कम करना है, तो यह आ जाएगा ऐसा, यही था तुम्हारा, ठीक है। तो कर्व के बारे में आपको जानकारी होगी कि कौन सा कर्व कैसे चेंज करना है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर दो चीजें दे रखी है तो तीसरी का भी आइडिया हमें लग जाता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से।
चलिए साहब, इनको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। आइए क्वेश्चन लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे स्कूलों में पूछे जाते हैं जो मैं कराने वाला हूं। लिखिए, फाइंड वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, और ये रहा आपके पास साइक्लिक प्रोसेस। पीवी कर्व दे रहा है आपको, प्रेशर है न्यूटन पर मीटर क्यूब में, और वॉल्यूम है आपके पास मीटर क्यूब में। फाइव 10। चलिए एनालाइज करते हैं, एक एक चीज समझते हैं। मुझे निकाला है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, तो वर्क डन ए से बी निकाल दूं, उसको जोड़ दूं बी से सी में, जोड़ दूं सी से डी में, और जोड़ दूं डी से ए में। क्लियर? ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट से वर्क डन नहीं होता, ये हो गया 0, और वर्क डन है सी डी का भी 0, दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस है। बी से सी वर्क डन निकालना है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, सिंपल। कितने प्रेशर पर? 10 का प्रेशर है। वॉल्यूम यहां से यहां 4 से 2 से 4, यानी कि 2। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में क्या आता है? पॉजिटिव, यानी कि 20 जूल, ये वर्क डन है। डी से ए आओगे इधर, पी डेल्टा वी लगाओ, प्रेशर कितना है? 5, डेल्टा वी कितना है? 2। अब आपको पता है कंप्रेशन है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव -10, दोनों को जोड़ दोगे 10 जूल आंसर। क्लियर? करने का एक तरीका है। अब और समझिए, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये तो वर्क डन है ही नहीं, सिर्फ बी से सी में जो एक्सपेंड करा है उसी को आपने डी से ए में कंप्रेस करा है, वापस आप उसको अपनी जगह लेके आए हो। फर्क सिर्फ इतना है, पहले प्रेशर हाई रखा है, फिर प्रेशर कम रखा है। तो यहां से यहां जाने में जो वर्क डन हुआ है, बी से सी जाने में जो वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन को आप ऐसे निकाल सकते थे। इसका एरिया निकाला है आपने बेसिकली बी से सी के लिए। सोचो ये कितना है? 2, और ये पूरा कितना है? 10। देखिए 20 आया है, यही तो करा है। फिर जब आपने डी से ए का कर्व खींचा है, तब आपने वर्क डन निकाला है, वो वर्क डन निकला है ये वाला। देखिए 5 इंटू 2 10। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वर्क डन ज्यादा है, ये कम है, ये एक्सपेंशन है, तो इसको आपने पॉजिटिव ले लिया, ये कंप्रेशन है नेगेटिव। जब इस पूरे रेड वाले में से आपने ग्रीन वाला हटाया है, तो बचा क्या है? ये वाला। यही आपका आंसर है। यानी कि आप डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली एक बात कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व। एरिया अंडर द कर्व नहीं बोला मैंने, इस कर्व का एरिया। तो सिंपली अगर आप निकालें तो इसका एरिया निकाल दीजिए, ये कितना आ रहा है? 5 और 2, रेक्टेंगल है 5 इंटू 2 10। लेकिन अगर ये ऐसे घूमता है, ये वाला एक्सपेंशन है, ये वाला कंप्रेशन है, यानी कि किधर घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज, तो आप पॉजिटिव लिख देना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। तो नोट करके 2 बातें समझ में आई हैं, वो ये है कि एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है, कंप्रेशन में नेगेटिव आता है। और कर्व की अगर आप बात करोगे, साइक्लिक कर्व, अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव रखना। और साइक्लिक कर्व है, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? हमेशा
0, क्योंकि सिस्टम वापस जहां से चला था वहीं पहुंच गया है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में क्या आता है? 0। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। आंसर आपका एक ही बार में आ जाएगा, और ये आएगा जूल में, क्योंकि एमकेएस में काम हो रहा है। वर्क की यूनिट जूल, खत्म। स्क्वायर है यार ये। चलिए अब इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना और इसमें एरो चेंज कर देना, ठीक है? और आंसर लिख देना इसका -10 जूल, ठीक है? अपने आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वर्क डन, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव कर देना, ठीक है? ये रहा आंसर इसका। ताकि याद रहेगा ना आपको। मजा तो अब आएगा। और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0। ऐसे केमिस्ट्री में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद प्रदीप में दे रखा है, जाने कहाँ देगा, मैंने करवा रखा है तुम्हें। मजेदार क्वेश्चन, इसको देखो देखो, मजा आएगा अभी। देखिए अब क्वेश्चन, अगर इन्हें ये ऐसा नहीं है, ए से सी जाना है, दो रास्ते हैं, डायरेक्ट या बी से होते हुए। सिस्टम को ए से सी ले जाना है, आप ए से बी ले गए, बी से सी ले गए, और दूसरा तरीका है ए से सी ले गए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पाथ ऑफ लेस वर्क डन। किस केस में वर्क डन कम करना पड़ेगा? फाइंड द पाथ ऑफ लेस वर्क डन, ठीक है? दूसरा लिखिए, इफ इंटरनल एनर्जी एट ए इज 10 जूल, if internal energy at A is 10 joule, heat given A to C is heat given A to C is 200 जूल। जब ए से सी पर ले गए हो आप, तो आपने 200 जूल की इसको हीट भी दी है। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एट सी। तीसरी बात, इफ इंटरनल एनर्जी एट बी इज 20 जूल, calculate heat given in the process from A to B। चलिए कीजिए, एंजॉय कीजिए। उम्मीदें है कोई? ए टू सी में वर्क डन कम है, कितना आ रहा है? 40 जूल। तेरे तो बराबर आ रहा था भाई गंजे। ए से सी में तुम्हारे आ रहा है 40 और ए बी सी में 60 जूल। चलो ये बात तो तुमने सही बोली। तो यार ये बताओ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है? भैया आपने करा है ना, क्वेश्चन करे मैकेनिक्स में, कि अगर आप यहां से एक बॉल को ऐसे करके ऐसे यहां से ले जाते हो ए से बी, या आप सी से बी ले जाओ,
दोनों ही केस में वर्क डन क्या आता है, सेम आता है। वर्क डन तो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन से फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। लेकिन यहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आप ए से सी सीधे जा रहे हो, घूम के जा रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, हर एक में वर्क डन अलग है। यानी कि थर्मोडायनेमिकल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तभी तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच वर्क डन इज जीरो। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये चीज को निकाल देते हैं। जिनके नहीं निकला है वो भी देख लो। अगर मेरे से पूछता है वर्क डन ए बी सी, तो मैं एरिया निकाल देता हूं। बट एरिया इस बार किसका निकलेगा, और ये तो बिना करे उठा के समझ में आ रहा है कि ए से सी तक का एरिया आपको ये निकालना है। तो ये ज्यादा आएगा और ये वाला एरिया तो ज्यादा आएगा ना, और जबकि इस केस में एरिया इतना है, ये कम आएगा। तो डब्ल्यू ए बी सी निकालना है, तो डब्ल्यू ए से बी निकाल दीजिए, डब्ल्यू बी से सी निकालिए। ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन हो नहीं रहा। बी से सी प्रेशर है आपके पास 15 और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है 4, और ये है आपके पास एक्सपेंशन। तो वर्क डन ए बी सी जो आ रहा है 60 आ गया। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 15, अच्छा ये पूरा आएगा तो 15 इंटू 4, इस पूरे का एरिया निकाल दो आप। एबीसी में पूरा ही तो एरिया निकालोगे, पूरा निकाल दो इसका पूरे का एरिया। ये क्या बन गया, दिखा आपको ट्राइंगल है बट है एक्चुअली ये रेक्टेंगल। ये 4 और ये 15 60, और ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव भी आ गया। चलो अब मैं निकालता हूं डब्ल्यू ए सी, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं ये वाले की। अब इसके केस में तुम पता है क्या कर रहे थे, तुम ऐसे केस में भी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे थे और इसमें भी निकाल रहे हो, जबकि ए से सी में एरिया सिर्फ ये काउंट होगा। सर इसमें मैंने ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला गलत कर दिया था। अच्छा अच्छा, और ये क्या आ गया, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा। और ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 5 और 15, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4। ये हो गया आपके पास 40, और ये भी आपके पास एक्सपेंशन है तो ये भी पॉजिटिव। साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब वर्क डन जो है इन AC इज लेस देन दैट ऑफ ABC। पहले आप इतना लिखिए, पहले का आंसर है। कोई दिक्कत हो तो रोक देना कि सर ये कैसे करा, दोबारा बता दूंगा, बढ़ाना चाहिए। ये हो गया, ये 10 वर्क डन इज लेस इन A to C प्रोसेस। ठीक है, अब लिखिए नोट, यहां पे लिखिए नोट, लिखिए नोटिस दैट वर्क डन WABC is not equals to WAC. Notice that work done from ABC is not equal to A to C. Means work done depends on the path of process. Work done depends on the path of the process. Hence we can say thermodynamical process या thermodynamical forces are non-conservative in nature. ठीक है, जबकि यहां पर कैसे भी ले जाओ, ये तो कंजर्वेटिव मैकेनिकल फोर्सेस है, ग्रेविटी फोर्सेस है। अब बताइए मेरे को सेकंड का वर्क डन, सेकंड का आंसर बताइए। 170,
एग्जैक्टली सिंपल सी बात है। अब इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए कि टोटल हीट गिवन इज डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब ये बोलता है ए से सी की बात करता है, तो ए से सी में हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव 200, ए टू सी ना, तो ये हो जाएगा यूसी माइनस यू ए प्लस वर्क डन आपने पहले निकाल रखा है 40, यूसी आपको कितना दे रखा है, यू ए दे रखा है 10 जूल। इसको निकाल दो सॉल्व करके, ऐसे तो करा हुआ ना। और अगर ऐसा बोलता हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम तब भी क्यों नेगेटिव आ जाता। और एसएससी क्या है आपके पास, एक्सपेंशन है, तो वर्क डन भी मैंने पॉजिटिव लिया। ये बहुत चीजें हैं नोटिस करने की जो तुम्हारे दिमाग से निकल गई। अगर ये सी से ए होता ना तो यहां नेगेटिव लिखता, अगर ये बोलता हीट रिलीज्ड तो मैं नेगेटिव लिख देता। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, यहां रख दें, यहां रख दें, ऐसा नहीं होता, एनालाइज करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के साथ। यहां पे पॉजिटिव आ रहा है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। आइए ए से बी यहां पे बात कीजिए, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ए से बी में हीट कितनी दी निकालना है, यू बी माइनस यू ए और वर्क डन। वर्क डन कितना है ए से बी में 0, तो जितनी भी हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है। तो 20 यू ए, यू ए कितना है 10 है, दे रखा है। अच्छा 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 अच्छा, तो क्यों निकल गया बस 10 जूल।